नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम आपको नेताओं से मुलाकात करवाते थे, उनकी राजनीतिक बात समझते थे। आज हमारे साथ प्रयागराज के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक जी हैं। वीरेंद्र पाठक जी पत्रकारों को लेकर के समय समय पर और राजनीति को लेकर के समय समय पर, समाज की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के समय समय पर टिप्पणी करते रहते हैं। आइए हम वीरेंद्र पाठक जी से तमाम बात करते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मनोज जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, पत्रकारिता और राजनीति का ऐसा घालमेल हो गया है कि कभी कभी ये नहीं समझ में आता कौन पत्रकार है कौन नेता है। सर, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ये जो 80 के दशक के बाद की पत्रकारिता है, जिसे कह लीजिए 90 के दशक से उत्तरोत्तर, 90 के दशक में इसका प्रादुर्भाव कह लीजिए, जन्म कह लीजिए, होता है। उसकी वजह से थोड़ा घालमेल बढ़ गया है। नहीं तो पत्रकार भी समाज का लीडर होता है और नेता तो समाज का लीडर होता ही है। पहले ये होता था कि आज़ादी के आंदोलन में 3 लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पत्रकार, अधिवक्ता और अध्यापक, शिक्षक। यही नेता बने। आप देखिए, बहुत सारे लोग इसमें मंत्री बने, प्राथमिक स्टेट में सीएम तक बने, पीएम तक गए, पत्रकार रहते जी। तो पहले सेवा का जो ये 3 ऑप्शन था, इसी से नेतृत्व निकलता था और यही नेतृत्व आगे चल के जिसे कह लीजिए राजनेता बना। जब सत्ता आ जाए तो राजनेता और जब सत्ता ना रहे तो नेता, और कुछ ना रहे तो पत्रकार नहीं। पत्रकार तो लीडर है ही है। वो तो समाज का गणेशशंकर विद्यार्थी जैसे लोग जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को राह दिखाई। मतलब गणेशशंकर विद्यार्थी पत्रकारों में एक बड़ा नाम है। और वहीं से इस बात को जोड़ा जाए तो सबसे अच्छा होगा। गणेशशंकर विद्यार्थी ने रामप्रसाद बिस्मिल के जब फांसी हो गई तो उनके परिवार को 10 रुपया प्रतिमाह भेजते थे उस समय। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पत्रकार की उस समय क्या भूमिका थी। ठीक है, लेकिन आज जो भूमिका दिखती है वो पत्रकार किसी पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा दिखता है, पत्रकार कम दिखता है। टीवी चैनलों पे चाहे बहस आप देख लीजिए या फिर कहीं समाज में बहस देख लीजिए, तो ये क्या स्वार्थ होता है? क्या एक पत्रकार को ऐसा करना चाहिए या ऐसे लोगों को? अब आपका सवाल स्पष्ट हुआ जी। देखिए, पत्रकारिता में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मेरे हिसाब से 3 चीज होती है। वही सफल पत्रकार है जो 3 चीजों को का पालन करता है या उसके अंदर ये क्षमता होती है। पहली भाषा की या कहें संप्रेषण। अगर उसके पास भाषा नहीं है, संप्रेषण नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सके। दूसरा है कि सब्जेक्ट या समाज का जो प्रतिबिंब है उसको हम कैसे दिखाएं। यानी उसके अंदर ये समझ होनी चाहिए, जासूसी वाली सब्जेक्ट के विषय में जानकार होना चाहिए। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक सरोकार अगर है तो ये दोनों चीज काम आएगी। नहीं तो आपने बड़ी अच्छी भाषा में बड़ी अच्छी चीज लिखी, लेकिन विषय भी लिखा। अब मान लिया कि एक दंगा हो रहा है और हम लिख दें कि हिंदू मुस्लिम या फलाना मुस्लिम मतलब या फलाने हिंदू ने पहले हमला किया, ये तो ये सामाजिक सरोकार वहां खत्म कर देगा। उसको सामाजिक सरोकार का दृष्टिकोण या फिल्टर लगाना पड़ेगा, तभी पत्रकारिता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये घालमेल जो आपका प्रश्न है, ये घालमेल तब से शुरू हुआ जब सामाजिक सरोकार पीछे गया और व्यक्तिगत सरोकार ऊपर आया। ऐसा नहीं बोल सकते कि आर्थिक सरोकार आ गया, व्यक्तिगत स्वार्थगत सरोकार आ गया। व्यक्तिगत सरोकार जब आ गया, वो स्वार्थ, लोभ, लाभ, लालच ये 3 ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे खतरनाक है। तो जब ये आया तब से ये घालमेल आप जो प्रश्न पूछे वो शुरू हुआ। सर, हमारा एक दूसरा सवाल भी पत्रकारों से ही संबंधित है, पत्रकारिता जगत से ही संबंधित है। भविष्य में या आज पत्रकारों की क्या चुनौती है? और ये जो मीडिया ट्रायल होता है, किसी घटना को लेकर के एक कोर्ट का वहां पर अस्तित्व खत्म, बस जो मीडिया ने कह दिया वही आप आम लोग सही मान लेते हैं, जब बाद में जबकि इसका निराकरण दूसरी तरीके से होता है। तो आज पत्रकारों की चुनौतियां क्या हैं और किस तरीके से इससे पत्रकारों को पार पाना है?
पत्रकारों की जो सबसे बड़ी चुनौती है मनोज जी आज जी, वो है पत्रकारिता का अस्तित्व बचाने की। ये क्यों खतरे में है? ये इसलिए खतरे में है कि लोभ, लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ इतना ऊपर हो गया कि अब पत्रकार अपने दायित्व, अपनी मर्यादा, अपनी लक्ष्मण रेखा को समझ नहीं रहा है। वो उस लक्ष्मण, अपने लोभ के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जा रहा है। जो उसका सामाजिक दायित्व है, व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं से जो ऊपर है, सामाजिक दायित्व है, उसको लांग कर वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टीबंदी कर दे रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं उस सौभाग्यशाली पत्रकारों में से हूँ, जब आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ, मंडल और कमंडल का, तो मंडल के आंदोलन में मैं एक इलाहाबाद के बहुत ही प्रतिष्ठित या कहें सर्वाधिक प्रसारित होने वाले एक अखबार का इंचार्ज था। जी, सिटी का रिपोर्टिंग करता था। और मैं चूंकि पैदाइश ब्राह्मण मेरी जाति में हुई है, तो मैं सवर्ण हुआ। अब मैं सिटी इंचार्ज के दायित्व में था और उस समय एकदम से विस्फोट हुआ जैसे ही वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन की घोषणा की। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा आंदोलन इलाहाबाद में शुरू हुआ। छात्रों ने किया, आत्महत्या लोगों ने किया, जगह जगह तमाशा शुरू हुआ। मैं उस विवरण को इसलिए बताना चाहता हूं कि पत्रकार की मर्यादा और सीमा कि आप आरक्षण में थे नहीं, फिर भी जो है, मैं उस पूरी घटना को बताऊंगा, थोड़ा आपको सब्र होकर सुनना पड़ेगा। तो मैं जब रिपोर्टिंग करता तो विरोध में यहाँ पे जैसे मान लिया 20 कार्यक्रम हुए, तो कुछ दिन विरोध शुरू हुआ, उसके बाद उसी के साथ में कुछ समर्थन में भी कार्यक्रम होने लगे। लेकिन इनका रेशियो जो था 1:3 था। मतलब एक अगर समर्थन में हो रहा है तो 3 विरोध का, कम से कम 3 विरोध में था। अब उसमें उस समय के जो बसपा के नेता थे, बसपा ने खासतौर से उस आंदोलन को, मूवमेंट को संभाल के रखा था। तो वो जब हमारे कार्यालय आते थे तो बाहर से जनता दल जी, तो वो जब आते थे, उस समय बसपा का भी आविर्भाव हो गया था, मतलब सब घालमेल था। रामपुर आपके जंग बहादुर पटेल और सारे लोग जी, बीपी सिंह जनता दल के नेता थे, वही ज्यादा जो विपक्ष कह लीजिए, विपक्ष। तो जब ये हमारे कार्यालय आते थे तो कार्यालय के बाहर से ही 7-8 लोग रहे, बस, ज्यादा नहीं, लेकिन ये चिल्लाना शुरू कर देते थे। उसमें मंत्री भी आजकल कई लोग हो गए हैं, चिल्लाना शुरू कर देते थे, जोर जोर से बात करते थे कि जैसे आजकल कुछ एंकर नहीं, दबाव बनाने के चक्कर में, जैसे आजकल कुछ एंकर नहीं चिल्लाने लगे अनावश्यक, तो चिल्लाना शुरू कर देते थे। तो मैं बुलाता था और जो उनका नेता होता था तो मैं पूछता था, भाई आपका नेता कौन है, बैठ जाइए कुर्सी पे, अब आप लोग शांत हो जाइए, आपकी जो ग्रीवांस है वो मुझे बताइए जी। तो बताते, साहब आपका कम छपा है, ये है। तो कई बार अपशब्द भी इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, पत्रकारिता के दायित्व की बात आपको बताता हूं। मैं जात से सवर्ण, हो सकता है कि मेरा रुझान, लगाव, सद्भावना सब विरोध, आरक्षण के विरोध में, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चूंकि मैं एक दायित्व में था, एक कुर्सी में बैठा था, जहां पर एक पत्रकारिता का दायित्व था कि आपको सम दृष्टिकोण रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो भावनाएं हैं वहां खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां जो सम दृष्टिकोण है उसको अपनाना पड़ेगा। मैं उनकी बात सुनता था और उनको आश्वस्त करता था, उनको संतुष्ट करता था और तब भेजता था। मुझे बुरा बहुत लगता था क्योंकि कई बार अपशब्द का इस्तेमाल करते थे कि शायद मैं अगर इस दायित्व में नहीं होता तो मैं मारपीट कर लेता। मेरा स्वभाव इस तरीके है, आक्रामक है। लेकिन चूंकि मैं दायित्व में हूं, पत्रकारिता के दायित्व में हूं, तो मुझे समभाव रखना पड़ेगा। अब इससे आप समझ लीजिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है और हम लोगों ने जो पत्रकारिता सीखी उसको कैसे इंप्लीमेंट किया। सब तो इसी पर तो है कि आज पत्रकारों की क्या चुनौतियां हैं। जगह जगह धमकी के वो आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, जगह जगह पुलिस प्रताड़ना के मैसेज आ जाते हैं, जगह जगह आज जो ये, अब कह लीजिए, मैं लाइन तो नहीं बोलना चाहता कि पत्रकारिता में गिरावट आई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आज चुनौतियां हैं वर्तमान में, कि पत्रकारों को बहुत सम्मान के भाव से नहीं देखा जा रहा है, इसके पीछे वीरेंद्र पाठक जी क्या वजह मानते हैं? कि इसके पीछे समाज ही जिम्मेदार है। समाज से पत्रकार भी आता है, समाज से नेता भी आता है, समाज से पुलिसकर्मी भी आता है, समाज से सारे लोग आते हैं। हम अपने दायित्व की सीमाओं को लांघ गए हैं,
मैं फिर कहिए तो आपको एक बहुत छोटी सी घटना बता दूं जिससे आप समझ लें कि जो ये लोग कहते हैं कि पुलिस प्रताड़ना कर रही है, पुलिस ये कर रही, तो उससे आप समझ जाएं कि क्या हुआ। मैं खाली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं सर, कभी कभी पत्रकारों के ऐसे मैसेजेज आते हैं कि मतलब किसी ने धमकी दे दिया, वो पुलिस नहीं होती धमकी देने वाली, किसी ने जो है अपहरण कर लिया, तो कहीं ये क्या जो है ऐसी परंपरा क्यों आती? क्या ये चुनौती एक पत्रकार के पीछे नहीं है? देखिए हमने जिनका संबंधी चुनौती भी है। देखिए हमने खुद अपनी गरिमा को गिरा के रखा। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ चूंकि मैं पत्रकार बिरादरी का हूं इसलिए पत्रकारों की बात करूंगा। अगर आपका व्यवहार सम होगा, पार्टी बंदी वाला नहीं होगा, लोभ लालच, आप जानबूझकर किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, आप अनड्यू एडवांटेज लेना पसंद नहीं करेंगे या उसके लिए काम नहीं करेंगे, तो एक सीमा तक आपको दबाव बन सकता है, लेकिन उस सीमा के बाद आप पे कोई कहेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं उस अखबार में ब्यूरो इंचार्ज था और इसी इलाहाबाद के एक एसपी सिटी थे जो डीजीपी भी हुए, उनके खिलाफ मैंने एक खबर छापी और 4 कॉलम बॉक्स की खबर थी और व्यक्तिगत उनकी छवि को धूमिल करने वाली थी, लेकिन वो सत्य घटना थी। जो मैंने लिखा वो उसको इस तरीके से लिखा कि लिखने वाला, जानने वाले समझ गए और न जानने वाले बात नहीं समझ पाए। मैंने एसपी सिटी के खिलाफ खबर लिखा, लेकिन ये उनका बड़प्पन था और हम लोगों का आचार व्यवहार या उस तरीके का था कि कभी कोई थ्रेट नहीं हुआ। मैं नाम खोल दूं उनका, ओपी सिंह साहब। मेरी उसके बाद मुलाकात कुंभ में हुई। मैंने कहा सिंह साहब पहचाना? उन्होंने कहा पाठक जी आपको कौन भूल सकता है। अगर मैंने अनड्यू एडवांटेज लेने का प्रयास किया होता, कोई अन्य बात हुई होती, तो थ्रेड भी होता, सारी चीज होती। सर देखिए, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। मैं कह रहा था कि आप पत्रकारों के एक संगठन के संरक्षक भी हैं, आपसे बहुत पत्रकार सीखते हैं। मेरा मतलब था आधुनिक, आज सन 2020, इसके पहले 2015 से लेकर के आज जो है वर्तमान की बात करिए और अपनी नहीं, अब दूसरों की बात करिए, उनके साथ क्या चुनौतियां हैं? देखिए, एक तो 80 और 90 की दशक की या पहले की दशक की पत्रकारिता नहीं रह गई है जी। आप घुमा घुमा के जहां आप मुझे लाना चाहते हैं मैं सीधे सीधे कर दूं कि अब पत्रकारिता बाजार हो गई है, मीडियम हो गई है। ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा के अभाव में, मतलब कह लीजिए कि लोग कुछ ऐसे पत्रकार भी हो गए हैं जो पत्रकारिता की शिक्षा ना लेकर के पत्रकारिता का प्राण जान करके कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ये समस्या? देखिए, इसको शिक्षा ना कहिए, इसको कहिए कौशल। पत्रकारिता का कौशल न जान के कहिए। अशिक्षित हो आदमी लेकिन बेईमान हो ये जरूरी नहीं। अशिक्षित व्यक्ति भी ईमानदार हो सकता है, होता ही है, ज्यादा तो अशिक्षित ही ईमानदार होते हैं। तो आप इसको शिक्षा से ना जोड़िए, इसको इस तरीके कहिए कि पत्रकारिता का कौशल और उचित प्रशिक्षण न होने के कारण ये समस्याएं हैं। ये समस्या है। अच्छा चलिए सर, मेरा एक अगला सवाल जो है वो राजनीति से संबंधित है। बताइए। समाज में जो आज राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, पहले नेताओं का वो सम्मान होता था, पहले जो है लोग नाम पर वोट देते थे, आज जो जातिवाद, संप्रदायवाद और तमाम चीजों का स्तर, नीचे जो स्तर गिरती जा रही है, इसकी क्या वजह है आप मानते हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में? देखिए, पूरा सिस्टम हमारा कोलैप्स होने की कगार पे आ गया है। जब भी किसी समाज में पक्षपात होगा तो वह पक्षपात समाज स्वीकार नहीं करेगा। और कई ऐसी चीजें हैं संवैधानिक व्यवस्था में, पूंजी या अन्य, जिसकी वजह से पक्षपात समाज में बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि एक तबका बहुत गरीब होता जा रहा है और एक तबका बहुत अमीर होता जा रहा है। ये डिफरेंस बढ़ता है, डिफरेंस है। और खासतौर से वित्तीय पक्षपात पूर्ण व्यवस्था जिस समाज में रहेगी वहां पे वैमनस्य, घृणा फैलेगी ही। वित्तीय, जातीयता और ये सब, वित्तीय और जाति, ये सब चीज लोभ, मतलब आर्थिक पहलू पे आके रुक गई है। अब पहले तो मैं कभी नहीं सुनता था कि चुनाव में पैसे वोटर्स को दिए जाते थे। अब पंचायत चुनाव हो रहा है,
एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा साहब मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ कि इतना खर्चा आएगा 10 लाख रुपया, 1000 वोटर है, 2-2 हजार दे दिया तो अब आपकी समाज सेवा सब खत्म हो गई। वो आपने पैसे पे वोट खरीद लिया, तो वही नेता हो गया। तो फिर जनता के काम से क्या रिश्ता जी। तो ये जो वित्तीय अपराध कह लीजिए या वित्तीय मानसिकता, पूंजीगत मानसिकता या नैतिकता हमारी खत्म होना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। इसकी वजह से राजनीति गिरती जा रही। इसकी वजह से पहले देखिए, ये रोग आया पंजाब की तरफ से। ये रोग पंजाब की तरफ से आया। वहां पहले जो NRI होते थे, चुनाव में आते थे, पैसा बांटते थे, नशे का सामान बांटते थे। अब कोई खुली ढकी छुपी बात नहीं रही। ये पैसा बांटते थे और उसके बाद वोट को खरीद के अपना जीत जाते थे। और वो धीरे धीरे जो है हरियाणा होता हुआ सब फैल गया और ये एक व्यवसाय के रूप में तब्दील हो गया। राजनीति और जीरो दोनों का ताल्लुक एक तरीके से है। मतलब जितना जीरो बढ़ेगा उतनी राजनीति बढ़ेगी नहीं। जिस भी पेशे के आगे जीरो लग जाए, एक के आगे जीरो लग जाएगा तो 10 रुपया हो जाएगा। उसी तरीके जिस पेशे में राजनीति लग जाएगी, अगर वो ठेकेदार है, छोटा पेटी ठेकेदार है, तो वो बड़ा स्टेट लेवल ठेकेदार हो जाएगा राजनीति के साथ ही। वीरेंद्र पाठक जी से बातचीत जारी रहेगी। वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, पत्रकारों के ऊपर बहुत सवाल पूछे थे, फिर हम राजनीति पे आ गए, लेकिन एक सवाल मेरा रह गया था। पत्रकार संगठन के आप संरक्षक भी हैं। सर, आप पत्रकारों के लिए आपने सर क्या ऐसे काम किए जो आपके जूनियर पत्रकार हैं जिनका कुछ वेलफेयर हो सके? देखिए, पहली बात तो मैंने ये कोशिश की जी कि 2009 में पहले मैं प्रिंट मीडिया में था जी, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। जी सर। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ बिल्कुल नए लड़के हैं, पत्रकारिता की ABCD नहीं जानते जी। वो जो टीवी पे प्रचलन चल रहा है, मतलब वो पत्रकारिता का नहीं, उनको स्टोरी लाइन नहीं मालूम, वो तो कोई एक वीडियो बना के और भेजने वाला काम। तो मैंने सबसे पहले एक कोशिश ये किया कि एक संगठन बनाया और संभवतः देश में पहली बार ऑर्गेनाइज एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक छोटा संगठन बना, जिसमें सारे चैनल, उस समय डिजिटल मीडिया का प्रादुर्भाव शुरू हो रहा था। वो बनाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज, उसको पंजीकृत कराया। इसके साथ में कई बार मैंने उनको जानकारी दी कि भाई आप ऐसे काम करो, ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े की स्थिति है तो आप कैसे काम करिए, क्या करिए। इसके साथ में हमने उस संगठन के जरिए ये प्रयास किया कि अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा होता है जी, तो पत्रकार बेचारा बड़ा गरीब होता है, उसकी स्थिति और जूते के अंदर मोजे की स्थिति जैसी रहती है वैसे ही है कि मोजा खुला नहीं कि वो पता लग जाता है क्या स्थिति होती है। तो हमने ये कोशिश किया कि अगर पत्रकार का कैमरा टूट जाता है तो कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके व्यक्ति उसका कैमरा दे दें, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ स्टाफर नहीं है, स्टिंगर्स हैं जो आईडी लेके टहलते हैं। वो मतलब उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, पैसे काम के हिसाब से मिलता है। दूसरी चीज हमने ये प्रयास किया कि अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए तो कम से कम हम उनकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मुकदमा लड़ सके, उनको न्याय दिला पाएं। ये हम लोग प्रयास करते रहे और कर रहे हैं। तीसरी चीज, व्यक्तिगत तौर पे मैंने एक सवाल कई साल पहले से उठाया था कि जिस तरीके से राजनेताओं की संपत्ति की घोषणा होती है, उसी तरीके से प्रदेश सरकार पत्रकारों को मान्यता देने से पहले उनकी संपत्ति की घोषणा करा ले। आज देखिए, पत्रकार सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, वो है विश्वास के संकट से। 5,000 पाने वाला, 8,000 पाने वाला पत्रकार आज 8,000 करोड़ का मालिक है। कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता। जो बार बार आप सवाल उठा रहे थे वो उसका अब मैं जवाब दे रहा हूँ।
तो ये 3 साल पहले मैंने एक प्रत्यावेदन संयुक्त निदेशक सूचना को भेजा था, जिसमें 10 मांग थी। उसमें जो एक और दूसरी सबसे बड़ी मांग थी, एक तो मैंने बताया कि आप अगर पत्रकारों को मान्यता देते हैं तो पहले संपत्ति घोषित सार्वजनिक घोषणा हो, क्योंकि पत्रकार भी एक आप उन्हें एलीट क्लास का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नागरिक समझ बैठे। तो संविधान में अगर 3 स्तंभ है, उनकी चीजें हो रही हैं, तो चौथा स्तंभ जो अघोषित है, इसकी भी घोषणा हो जाए ना भाई। कहां से संपत्ति कोई पत्रकार इकट्ठा कर लेता है, 800 करोड़ रुपए का माल का भी मालिक हो गया। तो ये एक जो माफिया का जो कैरेक्टर है, माफिया का कैरेक्टर, माफिया का ही जाता है संगठित अपराध। बिल्कुल। तो ये मीडिया में भी संगठित अपराध हो रहा है। मीडिया जो आप चैनल्स पे देख रहे हैं, या तो इस पाले में या उस पाले में, सम कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो संगठित नहीं रहा तो उसको मार दिया जाएगा। जो और सबसे बड़ी चीज मैंने मांग की, इस पे काम करने जा रहा हूं, कि जो सुविधा लखनऊ के पत्रकारों को है, वही सुविधा, अगर वही काम हम इलाहाबाद प्रयागराज में कर रहे हैं, वही सोनभद्र में कर रहा है आदमी, वही चित्रकूट मिर्जापुर में कर रहा है, प्रतापगढ़ में कर रहा है, तो उसको वही सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी कई मामले हम लोग देखे और प्रमोट करते रहे। मतलब एक तरीके से पत्रकारों को संरक्षण, पत्रकारिता को संरक्षण के लिए काम। सर, इसमें मेरे 2 सवाल और है, इसी में है। वो सवाल एक्स्ट्रा नहीं था, क्रॉस सवाल है। पत्रकारों के लिए आवास और इनके लिए पेंशन, इन 2 मुद्दों, ये 2 मुद्दा बहुत जरूरी है। इस पर जो है कभी आपने आवाज उठाई? ऑफ उत्तर प्रदेश जी सर ने कुछ सुविधाएं लखनऊ के पत्रकारों को दी है जी, और भारत में कई अन्य जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने पत्रकारों के लिए बड़ी कल्याणकारी काम किए हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बड़ा कल्याणकारी काम किया है। जो सबसे दुखद बात है कि हम पत्रकार इतने गुटों में बटे हैं, हम व्यक्तिगत लोभ और लाभ के लिए कभी भी समान हित और समान प्लेटफॉर्म पे आते नहीं। ये वजह है कि हम लोगों को चीजें जो सबसे बड़ी दुखद बात है आज मनोज जी, पत्रकारिता में अन्य जगह में भी, कि जो पत्रकार है लेकिन वो पत्रकार नेता नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, हमारा पत्रकारों का नेता जो है आयातित है, और जो पत्रकार है वो बेचारा बैठा हुआ है, अपनी आस लगाए बैठा है कि शायद उसका नेता कुछ उसके लिए करे। आप सोचिए क्या विडंबना है कि एक पत्रकार की मौत होती है एक सरकार के राज में, उसको 50 लाख रुपया उसके परिजनों को मिलता है, और एक दूसरा पत्रकार है, उसकी मौत होती है लेकिन उसकी राजनीतिक गोलबंदी नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलता। ये अन्याय नहीं है क्या? तो हम ऐसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि भाई अगर वही काम हम कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हैं, वही काम ललित जी कर रहे हैं, तो हमको जो सुविधा मिले वो आपको मिले, आपको जो सुविधा मिले ललित जी को मिले। तो समान हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए सर, पत्रकारों से संबंधित बहुत बात हो गई, देश पर ही संबंधित एक बात और था मेरा। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप देश और प्रदेश की राजनीति की क्या दिशा देख रहे हैं? अत्यंत दुखद है। अविश्वास का वातावरण इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि आप सोच नहीं सकते। सामाजिक दृष्टि से बोल रहा हूं। क्या रीजन हो सकता है? वो सारे रीजन आप देखिए, सोशल मीडिया में जहर की तरीके टहल रहे हैं। अपराधियों को इतना संरक्षण कुछ सालों में मिला कि अब ये डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया कि पुलिस कौन है और अपराधी कौन है। हमारी जो फिल्में हैं उसमें वर्दी वाला गुंडा और इस तरीके की चीजें हो गई। सामाजिक जहर इतना ज्यादा भर दिया गया है, इसका परिणाम आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों बाद दिखेगा। सर, इसी पर एक और था कि आज लॉकडाउन की वजह से इतनी जीडीपी गिर गई है देश की जी। आज युवाओं की क्या समस्या आप देखते हैं, नौजवानों की खास तौर से? यहाँ तक कि सरकार ने तो कह दिया साहब अब आप
परीक्षा दे के आइए, 5 साल जो संविदा पे नौकरी करिए, फिर उसके बाद एग्जाम होगा, फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। आज नौजवानों की समस्या वीरेंद्र पाठक जी क्या देखते हैं? जो मैं रिपोर्टिंग करके देख रहा हूँ जी, जो आक्रोश युवाओं में देख रहा हूँ, उनकी बातें मैं बता रहा हूँ। मैं तो युवा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये विस्फोटक है, भयानक है और विद्रोह वाला है। सरकारों को इस पर सोचना चाहिए। हमको लगता है कि जो युवा है वो आज की टीवी से प्रभावित नहीं है। समझ लीजिएगा। जी 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 जी। प्रोपेगेंडा टीवी से प्रभावित नहीं है। वो अपने हाथ में फोन लेके क्या सही है क्या गलत है इस पे निर्णय कर रहा है। उसके पास वो चीजें पहुंच रही हैं कि हमको क्या करना है। हर राजनीतिक पार्टी के आईटी के लोग दुनिया भर चीजें करते हैं, लेकिन जब मैं छात्रों से मिलता हूं, उनकी राय जानना चाहता हूं, तो मैं बेबाक हो जाता हूं, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं उससे इतर उनके पास ज्ञान है, उससे इतर उनके पास तर्क है। वो सारा डिटेल लेके बैठे हुए हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये संविदा पे हम भर्ती कैसे हम करेंगे, हमारी ये जो निजीकरण हो रहा है इससे हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, निजीकरण हो रहा है, ये कुछ लोगों को लाभ दिया जाए। मतलब उनके व्यूज सुन के मैं हतप्रभ हूं, क्योंकि वो टीवी से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। टीवी पे जो चल रहा है वो तो एक सीमित क्षेत्र के लिए चलता है, जैसे लगता है कि उन्हीं के लिए प्रायोजित किया जा रहा है। आम आदमी की बात तो आजकल टीवी चैनलों पे चलती है, वो वन वे की तरीके से है। लेकिन जो युवा है वो अपने फोन के जरिए टू वे स्थापित कर रहा है। बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए, आने वाली सरकार, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आने वाली सरकार का निर्धारण युवा करेगा। उसकी सोच करेगी। जीडीपी हो, धर्म हो, जाति हो, शिक्षा हो, अन्य चीजें हो, रोजगार हो, ये सब वो विश्लेषित कर रहा है और वोट उसी पे देगा। आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्रयागराज की राजनीति पे बात करता हूं। प्रयागराज की राजनीति पर खाली मेरा एक सवाल है केवल, प्रयागराज की राजनीति को वीरेंद्र पाठक जी किस तरह से देख रहे हैं, किधर जा रही? मैं एज ए पत्रकार नहीं, जब मैं एज ए एक नागरिक प्रयागराज का हूं, तो मैं यहाँ की राजनीति से बहुत दुखी हूं, यहाँ के राजनेताओं से बहुत दुखी हूं, क्योंकि प्रयागराज की विरासत का मान बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, किसी भी दल के हों, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको एन केन प्रकरेड़ सत्ता चाहिए। सार्वजनिक हित की बातें जो हुई है वो नहीं हो रही है। ऐसा प्रयागराज से प्यार करने वाले बहुत सारे लोग समझते हैं, जानते हैं। उनका यही भाव है और उनसे लगा हुआ मेरा भी यही भाव है कि किसी तरीके से हमारा वही नेता होगा, चाहे वो किसी दल का हो, जो प्रयागराज की विरासत, यहाँ के लोगों का मान सम्मान रखे, यहाँ के लोगों के विकास के लिए कार्य कर सके। वही हमारा नेता है, वही हमारी पार्टी है। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है अगर प्रयागराज के विरासत की बात कोई नहीं करता, यहाँ के मान सम्मान की कोई बात नहीं करता। तो सर, मेरा अंतिम 2 सवाल है। उस अंतिम 2 सवाल में पहला सवाल यह है कि 2022 की विधानसभा का स्वरूप वीरेंद्र पाठक जी क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, तरीके से प्रोपेगेंडा मीडिया हो रहा है, उससे मतदान के दिन तक अब कोई ये नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, क्योंकि कोई मुट्ठी भर जहर लाया और टंकी में मिला दिया तो कहां से क्या हो जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट करता हूं कि रिपीट चीजें नहीं होंगी। एक दल की बहुत सारे विधायक चुन के नहीं आएंगे, मतलब ऐसा मुझे लगता है। असेंबली हंग हो सकती है। हंग तो मैं नहीं कह सकता, ये तो रिजल्ट आने के बाद है। ये है कि जो एक विश्वास का दौर पिछली बार लोगों ने व्यक्त किया,
अब वो अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, नहीं, मैं दिखता नहीं, सरकार की बात कर। हाँ, मैं लोगों के अंदर 2022 में आपको लगता है कि अब वो एक तरीके का फेथ, जो एक श्रद्धा भावना थी वो खत्म होती जा रही है। कुछ लोगों के प्रति, वो नहीं है। जैसे बसपा की श्रद्धा हमको पहले दिखती थी कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या निचले तबके के वोटों की थी कि उनको हर हालत में देना है। वो प्रयोग टूट गया है। इसी तरीके कांग्रेस का टूटा है, इसी तरीके सपा का टूटा है, इसी तरीके भाजपा का टूटा है। अब भाजपा में वो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा आक्रोशित है जो वास्तव में उसके लिए 20 साल 25 साल से मेहनत कर रहा था और उसको मिल रही संविदा। तो अब वर्तमान में उसकी जो वो आक्रोश व्यक्त कर रहा है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे सरकारी वकील हैं जो सरकारी वकील बनना चाहते थे, 25 साल से काम कर रहे थे, आज उनको नहीं मिला। तो अब आप ये हमसे नहीं कहिए, क्योंकि मैं तो नहीं, मैं तो जब तक दायित्व में बंधा हूं तब तक कह नहीं। लेकिन ये आक्रोश उनके अंदर दिख रहा। संघ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, चूंकि उनके यहाँ अनुशासन बहुत है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से नहीं कहते। उनके यहाँ प्रचार, वो शुद्ध रूप से प्रचार से दूर रहते थे। अब लोग कहते हैं कि मैं संघ का पदाधिकारी हूं, लोग ताज्जुब व्यक्त करते हैं। संघ वाले कई लोग, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात, वो हमसे कहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि भाई साहब, आपके अंदर का अनुशासन है, मैं क्या कर सकता हूं? ये मैं कह सकता हूं कि चमत्कार होगा, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं। चलिए सर, मेरा अंतिम सवाल है, पत्रकार की भूमिका और उनको क्या सलाह वीरेंद्र पाठक जी देंगे अंत में? पत्रकार की भूमिका, कहते हैं लोग शीशे की तरीके होती है, कुछ लोग कहते हैं एम्पलीफायर की तरीके होती है। मैंने 3 मानक गिनाए थे, मैं चाहता हूं उन 3 मानक को आप समझें। अपनी भूमिका तय करने से पहले व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत जाति, व्यक्तिगत धर्म, लोभ को छोड़ दीजिए, समान आचरण करिए, देखिएगा आपके लिए कभी चुनौती नहीं होगी। एक बात। दूसरी चीज, अगर आप पत्रकार हैं तो ईमानदारी से अपने पेशे के लिए काम करिए। यह पेशा बुद्धिजीवियों का है, समाज को नेतृत्व देने वालों का है। अगर ये काम आप नहीं कर सकते, अगर आप समझते हैं कि आप बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी से मतलब मेरा ये नहीं है कि बहुत आप शिक्षित हो, बहुत डिप्लोमा डिग्री हो, नहीं, समझदारी अगर आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे पत्रकार हैं। क्या दिखाना है, क्या लिखना है, ये है तो ठीक है। और कम से कम अपने पत्रकार मित्रों के लिए ये मत समझिएगा कि पत्रकार वही है जो एक प्रमाण पत्र किसी एस्टेब्लिश अखबार का पा गया है, किसी चैनल का पा गया है, वो पत्रकार है। भूल जाइएगा। अगर आपके अंदर समाज को नेतृत्व देने की क्षमता, संप्रेषित करने की क्षमता, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके अंदर बुद्धिजीवी जी रहा है, आप अपने शब्दों के माध्यम से समाज को नेतृत्व दे सकते हैं, आप अपने वाणी के माध्यम से समाज को नेतृत्व दे सकते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप पत्रकार हैं। और सच हो या झूठ हो, समाज के लिए जो उपयोग हो वही पत्रकारिता है। प्रमाण पत्र मत लीजिए या उन व्यक्तियों को पत्रकार मत समझिए जो किसी एक संस्थान से प्रमाण पत्र ले आए हैं और आपको धमकाते हैं कि मैं पत्रकार हूं, आप बेकार हैं। आपके अंदर 3 भाव है तो आप पत्रकार हैं, भले आप किसी की नौकरी करें या ना करें। मनोज जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने पत्रकारों के संबंध में ये सवाल पूछा मुझसे। जैसा कि आपने देखा, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक जी मेरे साथ में थे और उन्होंने पत्रकार, राजनीति और युवाओं की समस्याओं पर ढेर सारी बात किया। आपने कहा कि पत्रकार को
वाणी संप्रेषण की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए और सामाजिक सरोकार होना चाहिए, लोभ और लालच से उसको बहुत दूर होना चाहिए। आपने राजनीति पर बात करते हुए कहा कि युवाओं में आज बहुत आक्रोश है और 2022 में स्पष्ट है कि रिपीटेशन होना मुश्किल है, हो सकता है कि असेंबली हंग भी हो जाए। आगे उन्होंने पत्रकारों को सलाह दिया कि आप अच्छी तरीके से समझिए, आपके अंदर समझदारी और बौद्धिक समझ बहुत ज़रूरी है जो होनी चाहिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी को इजाज़त, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक।